अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ सबीन फारूक। आज तीसरा रोज़ा है और जब बात रोज़े की है तो आज मैंने और सबीन ने सोचा कि हम बात करते हैं पकौड़े और समोसे की, क्योंकि हर जगह ये डिस्कशन हो रही होती है पकौड़े और समोसे की। तो क्या सिर्फ ये डिस्कशन इस्लामाबाद की है या सिर्फ पाकिस्तान की है या इट्स वर्ल्ड वाइड? इस पर आज जरा बात अच्छा, वैसे अगर हम सोशल मीडिया पे देखें ना, क्योंकि ग्लोबली हम सब कनेक्टेड हैं एक ऐप के थ्रू, तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिस्कशंस चल रही होती है और मुख्तलिफ डिशेस की लोग बात कर रहे होते हैं। मतलब जिस मुल्क से, जिस इलाके, जिस खत्ते से उनका ताल्लुक होता है, वहाँ पर इफ्तारी में एक मुनफरिद चीज़ होती है। जो बात पाकिस्तान के पकौड़ों की है ना, जितनी डिस्कशन पकौड़ों पर होती है, तो चले जी, पाकिस्तान में इफ्तारी में कहा जाए तो ऑब्वियसली सिर्फ समोसे और पकोड़े हैं। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, खित्ते की बात करें सभी, हाँ हिंदुस्तान की बात करें वहाँ पर भी, बांग्लादेश की अगर बात की जाए वहाँ पर भी, तो ज़्यादा पकोड़े समोसे इफ्तार में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कुछ हो ना हो दस्तरखान पे कोशिश ये होती है कि पकोड़े और समोसे लाजमी हो। तो पाकिस्तान में बेसन, पालक, आलू, मछली और गोश्त के पकोड़े वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, अब ये तो हो गई बात पाकिस्तान के या इस खित्ते के पकौड़ों की, लेकिन अब मैं बात करूँगा एक और डिश की, और ये है टर्किश डिश है जी, गिलाश। तुर्की के तमाम घरों में तकरीबन दस्तरखानों की जीनत होता है। ये अफ्तार दस्तरखान में एक मीठा होता है, इसे गिलाश कहा जाता है। आप इसे एक पेस्ट्री कह सकते हैं। दूध भी है इसमें, अनार भी है, अखरोट भी है, क्रीम भी है, गुलकंद भी है, और इससे इसको तैयार किया जाता है। बकलावे की किस्म भी कह सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली हम टर्किश डिलाइट्स में बकलावा ही देखते आए हैं, तो बकलावे की किस्म कह देते हैं इसको, लेकिन इट लुक्स लाइक अ पेस्ट्री। बड़ी खूबसूरत सी ये पेस्ट्री है, देखने में वैसे बड़ी अपीलिंग है, खाने में तो और इट इज रिच एक्चुअली। इसमें पिस्ते का पाउडर भी ऊपर नजर आ रहा है। हाँ, वैसे काफी सारे टर्किश डिश पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती हैं, तो कभी कभी इसको जरूर ट्राई करें। अच्छा जी, अब आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया, जहाँ का पकवान कोलाक बहुत ज्यादा मशहूर है। ये फलों से बनी एक लजीज डिश है जिसे मीठे के तौर पर इफ्तार में खाया जाता है। ये पाम, शक्कर, नारियल के दूध और केवड़े के पत्तों से तैयार किया जाता है, और फिर इसमें केला, जैक फ्रूट, शक्करकंदी या दूसरे फल जो भी आपको पसंद होते हैं वो शामिल कर दिए जाते हैं, और ऐसे कोलाक तैयार हो जाता है। आप सही तरह कहना कि उनकी फ्रूट चाट है। वो उसको कोलाक कहते हैं ना, लेकिन केवड़े के पत्ते और वो बहुत सारी चीजें एडेड है ना। हाँ, पर फ्रूट चाट वहाँ की हो गई ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ओके, लीबिया लेकर जाता हूँ आपको। लीबिया की डिश जो मशहूर है, जो हर दस्तरखान का हिस्सा है, वो है असीदा। अच्छा, अफ्तार के बाद एक मीठी सौगात जो है ना वो सबको पेश की जाती है। अच्छा, देखें, दिखने में बहुत ही कोई यमी यमी सी लग रही है सादा। आटे को पानी में घोल कर इसमें मक्खन मिलाया जाता है, फिर इसमें ऐड करते हैं शहद यानी हनी, और फिर इसे खाने के लिए पेश कर दिया जाता है। अगेन इट्स वेरी रिच और डिलाइट है ये, उनका मीठा है ये, और वो अफ्तारी के बाद भेजा जाता है, खिलाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो एक तो हमने वो बताया था पकोड़े समोसे, वो काफ़ी है, लेकिन उसके अलावा जो है एक और डिश बहुत ज़्यादा फेमस है जिसे कहते हैं बेगोनी। तो बेगोनी की अगर बात की जाए तो पूरा साल ज़ाहिर है इसको खाया जाता है रमज़ान में, लेकिन रमज़ान की अगर बात की जाए तो बेगोनी के बगैर रमज़ान अधूरा होता है बांग्लादेश में। इसको अगर बैंगन के पकोड़े कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो हाँ गए ना पकोड़े फिर। एग्जैक्टली। अच्छा, बेगोनी को चावल के साथ भी मिलाकर खाया जाता है, मतलब डिफरेंट अंदाज से इसको पकाया जाता है, और उसी लिहाज से जो जिस तरह चाहे उसको खाए। तो मेरे ख्याल इसको बैंगन के पकोड़े कहना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, ये है जी बैंगन के पकोड़े, चावल के साथ ज़्यादा खाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मोरक्को या अल्जीरिया, अगर हम इनकी बात करें, हरीरा ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, स्पेशली रोज़े में। आलू और छोलों से मिलकर बनता है। यस, पकवान कह दें आप इसको, क्योंकि इसमें दालें भी हैं, चने भी हैं, आटा भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, गोश्त भी है और चावल भी है। अगेन मैं कहूँगा कि इट्स वेरी रिच इन टेस्ट, और मकामी अफराद के मुताबिक ये पेट भरने के लिए एक बेहतरीन डिश होती है। क्योंकि ज़ाहिर है इसमें देखें ना, फाइबर भी है, इसमें काफ़ी कुछ है। अब मुझे लगा था आप इसको कह देंगे चना चाट है, सालन वाली। हाँ, कह सकते हैं, काइंड ऑफ सब कुछ है उसके अंदर जो एक चना चाट में होती है। उनका सालन नहीं है चने का। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं आगे। रमज़ान की जब हम बात करें, रमज़ान करीम के मुक़द्दस महीने का जिक्र करें, ऐसे में जो इबादत जारी हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, तो आज हम आपको ज़रा न्यूयॉर्क के कुछ मनाजिर दिखाना चाहते हैं, जहाँ मुसलमान कम्युनिटी जिस तरीके से वो रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए खुसूसी दुआएं करती है। टाइम्स स्क्वायर पे बेसिकली, टाइम्स स्क्वायर पे भी ये देखा जा सकता है कि मुसलमान तरावी के लिए वहाँ पर जमा है। इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर दर्स भी दिया जा रहा है, और ये रूह परवर मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी।
चलें आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं जी अफ्तारी की। बात अफ्तारी की है एग्जैक्टली यहाँ पर जिस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम देख रहे होते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान अफगान क्रिकेटर्स ने ग्राउंड में रोज़ा अफ्तार किया और खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में नमाज अदा की, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर हमें दिखाई भी दी। और गुज़िश्ता रोज़ शारजा क्रिकेट स्टेडियम की बात की, जब आयरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैच पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ वनडे मैच खेला गया। सो वहाँ पर आयरलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की। अफगानिस्तान की इनिंग्स के दौरान जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो मैच को कुछ लम्हे के लिए रोक दिया गया और इस दौरान बैटिंग पर मौजूद जो अफगान बैटर्स थे मोहम्मद नबी और कप्तान चश्मतुल्लाह शाहदी की बात की जाए तो उन्होंने वहीं पर मैदान में रोज़ा अफ्तार किया। लेकिन उस वक्त ड्रेसिंग रूम में जो दीगर अफगान क्रिकेटर्स मौजूद थे उन्होंने वहीं पर रोज़ा खोला और नमाज अदा की। चलो ये तो हम कुछ खबरें आपसे शेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर आपको यूं तो ये मनाजिर दिखा रहे हैं ग्राउंड के। चलें जी आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। अच्छा बात तो आज हम करेंगे एक सियासतदान से, लेकिन होगी सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी बात। पक्की बात करें? पक्की बात मैंने कर दी, आज आप भी पक्की बात करें। मेरा जरा रोज़ा रखा हुआ है, बात करें। मेरा काम जरा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आज सियासी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ट्राई टू कंट्रोल माय सेल्फ। वी विल। ठीक है जनाब, फैसल करीम कोटी फ्रॉम पीपल्स पार्टी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान मुबारक आपको भी बहुत मुबारक। मतलब है कि 1-2 रोज़ हुए तो मुबारकबाद चल सकती है। बनती है नहीं, स्टार्ट में 5-6 दिन तक मुबारकबाद, हफ्ता 10 दिन चल जाती है और फिर उसके बाद रमजान को हम बाय बाय कर रहे होते हैं, फिर ईद शो शुरू हो जाते हैं। बात तो सही है, ये होता है एक्चुअल ऐसे ही है। पुण्य साहब रमजान कैसा गुजरता है नॉर्मली? बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। रूटीन क्या होती है? रूटीन डिपेंड करता है एक्टिविटीज़ के ऊपर। आजकल वैसे क्या रूटीन है? जब एक्टिविटीज़ कोई खास है? वैसे पिछले 2-3 सालों से तो एक्टिविटीज़ टोटली आपको पता है नहीं है। नहीं, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन फेज़, इलेक्शन पे इलेक्शंस का वो फेज़ है, एक ज़माना था मदम एतमाद में थे। नॉर्मली रमज़ान में ये होता है कि तरावी के बाद बंदा चार्ज होता है और बंदा कहता है कि अभी दिन शुरू हुआ सब, और फिर आप सहरी करके और नमाज़ पढ़ के सोते हैं। नॉर्मल लोगों की रूटीन होती है, फिर वो दोपहर को नमाज़ की रूटीन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, किसी काम होते हैं। तो आपका क्या मतलब सुकून माहौल, मिठे चोल? सुकून माहौल तो हमारे ऑफिस जाना ही नहीं होता। नहीं, हमारे भी काम होते हैं, काम तो होते हैं। अच्छा। और उसमें है कि जब काम होते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, फिर बीच में पावर नैप ले लेते हैं दोपहर को। अच्छा जी। कोटी साहब, अच्छा सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? सहरी में मैं एक चपाती। आज आपके जितने फैंस हैं ना, आज हम चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को जाने। एक कप चाय और एक चपाती और एक अंडा बस। अच्छा जी। और 30 के 30 दिन यही तकरीबन। ओके। अगर कहीं बाहर हफ्ता, आजकल तो बड़े शहरों में नया रिवाज आ गया, सहरी भी होती है, सहरी भी बाहर। और इफ्तारी में क्या? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जितनी कम सहरी मतलब है कि खाएं उतने आप वर्द है। अक्सर लोग ये होते हैं ना कि सहरी में भी समझते हैं कि आखिरी सहरी है और जो है और पानी की बारी भी ऐसे करते हैं, उन्हें लगता है पूरा दिन पानी स्टोर। ठीक है नहीं, अगर वो आप पानी देखें, पानी आपको नुकसान नहीं देता, आप जितना पानी पी रहे हैं इट्स गुड फॉर हेल्थ। सही बात है। बट अगर आप फुल फ्लेज जो खाना जिस तरीके से आप खाते हैं, अल्लाह ताला नसीब कर लोगे। लेकिन जो है मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का अपना वो होता है कि कोई ज़्यादा खाता है, मेरा अपना क्या, जितना कम खाए उतना ही। आपको भी दावत इफ्तार से प्यार है? कहना तो नहीं चाहिए, वो बुरी बात है कोई दावत दे और आप कहें कि नहीं, लेकिन मुझे फ्रैंकली नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं अपने घर में अफ्तार हो, ओके, या फिर ऐसे उसमें अफ्तार हो जिधर आपकी जो है वो उनके साथ गपशप ऐसी हो कि आपके तबीयत के मुताबिक। लेकिन कभी मजबूरी भी हो जाती है ना, कहीं पे जाना, माहौल बनाते हैं ना। नहीं, मजबूरियाँ होती हैं, अफ्तार पे आपको बुलाते हैं, आपको जाना पड़ता है। हाँ। और अभी आज कल ही हमारा अफ्तारी थी, गिरानी साहब ने की थी, आज उनका सेंड मजबूरी थी। हाँ, हमने तमाम मैनेज को इकट्ठा किया था और उनकी अफ्तारी की थी उन्होंने। ओके। अच्छा। आज उनका इलेक्शन था, इलेक्शन वो जीते हैं, तो इस तरीके से बाकी भी होते हैं अफ्तारी, ऑफिशियल्स भी होती हैं, एम्बेसडर्स का भी बुलाते हैं, कभी और होती हैं, उसमें ज़्यादा। लेकिन बेस्ट अफ्तारी है कि आप अपने घर में हो या एक ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के पास हो जिस पे, क्योंकि नॉर्मली मेरी आदत तो ये पहले दिन से कि मैं अफ्तार जब अजान होती है तो खाना खा लेते हैं साथ ही। और कंफर्ट जोन बड़ा जरूरी होता है अफ्तार के टाइम पे, कंफर्ट जोन है तो ये जो है ना अफ्तार में आप कहें जी पहले समोसे पकौड़े खा लो, फ्रूट चाट पत्ती, दही भले और ये चीज़ें खा लो, फिर नमाज पढ़ो, फिर खाना खा लो, कुछ नहीं होता। आप डायरेक्ट खाना खाते हैं? खाना खाने के बाद जो है फिर नमाज, और फिर ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा कि हम वैसे पिछले 3 दिन से यही हम भी बात करें कि डायरेक्ट खाना, ये जितना हम स्टोर करते हैं ना वो पकोड़े और समोसे, वो ना ही करें तो बेहतर है। तो सबीन ने मान लिया हमारी बात, खासियत तक कल ये आधे समोसे पे आ गई हैं। कल मैंने आधा, जब अफ्तार हमारा करेंगे फिर हम चेक करके बताएंगे बाकी। अच्छा वैसे कुंडी साहब कभी कुकिंग भी की है?
एक ज़माने में कहते थे। वो ज़माना कितना कदीम था। जब मैं पढ़ता था बाहर लंदन में था तो उस जब हम वो मतलब कभी बेगम के लिए कुकिंग नहीं की आपने? कभी ऐसी खिदमत का मौका नहीं मिला। ऐसे क्यों नहीं मिला? ऐसे क्या वजह क्या है? मसरूफियत बहुत होती है। नहीं वजह एक सेकंड, मसरूफियत ठीक है, बेगम भी मसरूफ होंगी काफ़ी ज़्यादा, कि क्यों कभी मौका नहीं मिला? बस कभी शौक़ पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि कब मसरूफियत है, हमारी लाइफ ऐसी है कि आप लोग हमारी जान छोड़ेंगे शाम को तो हम कुछ करेंगे ना। हमने तो आज बुलाया, ऐसे सारा इल्जाम हमारे पे आपने लगा दिया। 11 बजे जब मोबाइल पे कॉल आना शुरू हो जाती है, हमारे तमाम मतलब है कि चैनल्स के हमारे दोस्त हैं, तो हर किसी को फिर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे आपकी बात आवाम तक, हम तो एक ब्रिज का गैप नहीं, ऑनेस्टली हमारी तरफ से भी शुक्र होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और हर चैनल में जो पीक टाइम 3 घंटे भी आप डाल लें तो 3 घंटों का 1 घंटे का जो पीक टाइम है प्रोग्राम्स, और आपको अगर आज आपको 20 चैनल वाले कहें कि या 10 चैनल वाले भी कहें कि हमारे पास आ जाए, आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम कर सकते, 3 ऐसे ही है। और कभी कभी क्योंकि मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, इन्फॉर्मेशन हूँ, कभी हमारे दोस्त कोलीग शॉर्ट होते हैं, मैं 4-4, 5-5, 6-6 प्रोग्राम भी करने पड़ जाते हैं। और आप करते हैं? करने पड़ता है, आपकी ज़रा रूटीन भी ऐसी हो जाती है और जिम्मेदारी भी है। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल ऐसे ताल्लुक आप लोगों के साथ बन गया कि आप कहेंगे जी हमारा गेस्ट आज शॉर्ट है, आपने डेफिनेटली आना है। सारी बातें तो नहीं बतानी थी यहाँ बैठ के, गैर सियासी बातें कर। नहीं, लेकिन ये वाली बात तो नहीं बतानी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं लेट मी एडमिट दिस, ऐसा हुआ भी है। पहले फैसला कर ले, लेकिन आज नहीं हुआ। आज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मुराद मीडिया अपने ऊपर ना ले। मैं तो खामखा फिर वो अपने ऊपर ले गया बात। नहीं, हमारी बात नहीं हो रही, एकदम नहीं रास खोलते होते, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमेशा वक्त निकालते हैं और आप आते हैं और बात करते हैं। अच्छी बात है, हमारी आवाज़ भी, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों के पास जाता है, आवाम के पास जाता है, और ज़रूरी भी है। दोनों तरफ से प्रॉफिट लॉस का इसमें कोई दोनों तरफ से है, इट्स टू वे। अच्छा कुंडी साहब, एक जॉब करने वाला जो इंसान है, नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं या हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी बात करूं या अपनी टीम की बात करूं, मैं मर्दों की इस वक्त बात कर रहा हूं कि जिनको ये शिकवा सुनने को मिलता है अपनी घर की खवातीन से, बेगमात से, कि आप तो घर टाइम नहीं देते, तो ये मामला पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है? ढीठ होना ज़रूरी है। ढीठ हो गए आप? अगर शिकवा होता है आपसे? शिकवा तो होता है, लेकिन बस सुनना पड़ता है। सुन लेते बस चुप हो जाते हैं। हाँ। तो बेगम नाराज होती है, उनको मनाते कैसे फिर? सो जाते हैं। कुंडी साहब इज टू चिल। कुंडी साहब लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। बड़ा सोच के जवाब दिए। फिर अरेंज मैरिज थी? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कि नहीं, थोड़ा सोचा है वैसे। लेकिन अच्छा, आपने कहा सो जाते हैं या ढीठ होना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारी लाइफ ऐसे है कि फैमिली को एडजस्ट होना पड़ता है, हमारी मजबूरियाँ भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे नॉर्मली हमारी मीटिंग्स, फिर कमिटमेंट्स, कभी आप इस्लामाबाद में, कभी आप पेशावर में, लाहौर में, कभी कभी तो मैं ऐसे कभी कहता हूँ कि हम कभी रात को उठते हैं कि सोचते हैं कि हम किधर हैं। वैसे वाकई होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। देखिए कभी कभी मूवमेंट ज़्यादा होती है, होते हैं तो उसमें जो है आप बहुत थक जाते हैं। हाँ, तो उसमें जो है ये चीज़ होती है, लेकिन हमारी भी लाइफ बिजी, कोशिश होती है कि फैमिली को भी टाइम दें, उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। कुंडी साहब, अभी ज़िंदगी में कभी ऐसा, इतने ज़ाहिर आपको सालों गुजर गए हैं अब कि आप सियासत में हैं, कभी ऐसा मोमेंट आता है ज़िंदगी में जब सोचा हो कि सियासत छोड़ देता हूँ, या शायद मैं काश मैं सियासत में ना आया होता, कुछ और कर लेता? नहीं, अभी तक कभी रिग्रेट होता? अभी तक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी सियासत इतनी क्या कहें उसको, क्या अल्फाज इस्तेमाल करें? आप करें जो माइंड में आ रहा है वो करें। नहीं, सियासत एक ऐसी उस पर पहुँच गई है कि सियासत अब उसमें बहुत ही चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आप देखेंगे टीवी भी कभी होता है या नहीं होता, या बाकी जगह पे बड़ी बिलो द बेल्ट बातें शुरू हो गई हैं, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है। मेरे साथ अगर यहाँ पे कोई गेस्ट आप बुलाएं, 2-3 गेस्ट भी हो, जैसे हम रात को होते हैं, मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं गलत हूँ ना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, रिस्पेक्ट करें अगले के पॉइंट। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं अपनी लीडरशिप खुश करने के लिए आपको या आपको गालें निकालूँ तो मेरी लीडरशिप खुश होगी, तो देखिए अपनी इज्जत खुद करवानी है। लेकिन अब ऐसी पॉलिटिक्स हो गई कि बिल्कुल ही। वैसे कुंडी साहब, लीडरशिप पाके खुश होती है? मैं तो अपनी लीडरशिप के मतलब आपको बताऊँ कि मुझे आज तक कभी अपनी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि आपने ये बात क्यों कही है या क्यों नहीं कही है, ठीक है। और अगर किसी ने गलत बात की है, कम से कम मेरी पार्टी में लीडरशिप उसको डांटती भी है, उससे कहती है कि आप इस पर माफ़ी मांगी। आपने सिंध असम्बली में एक वाक़या देखा था, जब हमारे MP खातून के साथ गया था, हमारी लीडरशिप ने फ़ौरन कहा कि आपने जाकर उससे माफ़ी मांगी। सहर अब्बासी
हाँ, तो उन्होंने माफ़ी देखें और एक मिसाल है, माफ़ी मांगी और चीज़ें, मतलब ये चीज़ें होती हैं। आप देखें, अगर मैं आपकी इज़्ज़त करूँ, आप मेरी इज़्ज़त करेंगे, सही बात है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बिलो द बेल्ट या गालियाँ निकालूंगा तो मैं खुद अपने आप में क्या महसूस करूँगा? ख़वातीन की इज़्ज़त तो वैसे भी करनी चाहिए सबको, हर मकाम पे हम देख रहे हैं सबकी वैसे करनी चाहिए। मैं बात बताऊँ कि अब पॉलिटिक्स की ऐसी जगह पे आ गई कि हमें ख़वातीन की इज़्ज़त बिल्कुल करनी चाहिए, और उनको भी इज़्ज़त करवानी चाहिए, और पॉलिटिकल लीडर्स उनके पास ये लाइसेंस नहीं होना चाहिए कि वो जो कुछ करें। ये चीज़ मतलब देखिए, एक रिस्पेक्ट के दायरे में। लेकिन देखिए गुरु साहब, वो आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि जाहिर है आपको भी कुछ ऐसे अल्फाज आपको नहीं अदा करने चाहिए, कोई आपके एक्शंस ऐसे नहीं हो चाहिए कि आपके दूसरा भी आपको अगला जवाब भी देता है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या सियासत में आपने ये नहीं देखा कि अगर कोई मेल पॉलिटिकल फिगर है, आप उसको अगर टारगेट करें या आपने एक जमात को टारगेट करना है, तो आप खवातीन की इज्जत पे बात करना शुरू कर देंगे, उसकी रेपुटेशन पे बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये होता है ना, आप एडमिट करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ओवरऑल पॉलिटिक्स अब ऐसी चीज़ हो गई कि बंदा सोच रहा है कि वो पहले आप देखें रिस्पेक्ट देते थे हमें अपने, अभी भी हमें अगर अपने दूसरे पार्टी के अपोनेंट्स मिलते हैं या जो भी है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं कि यार वो एक इज़्ज़तदार लोग हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, हमारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हमारे दोस्त हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह पे है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब है कि अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ में से क्या ऐड हुई है? ये मैंने बात की, पहले आप एक ज़माने में आप जो है किसी के साथ बैठ नहीं सकते थे, चाय नहीं पीते, वो देखें आप तो फलां मुखालिफ के साथ बैठे हुए हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप उनकी शादी पे गए हुए हैं। अब है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं है। मैं नाम लूँगा, अब जो पीटीआई के साथ आप जो है वो लेकिन कल एक अच्छा मामला देखा ना हमने, केपी और शहबाज। फिर सियासत पे आ गए, सियासत करनी है। नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि सियासी सवाल, उसका जवाब मेरे पास है ना, इसलिए मैं फिर सियासत में नहीं हम नहीं जाएंगे। आज हमने तैयार किया था, हम सियासत में नहीं जाएंगे। कुंडी साहब इस पे फिर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमने आज तैयार किया था नो सियासी बात। आखिर में आपने जो है ना अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया, मैंने याद दिलाया। नहीं वो सियासी बात नहीं थी कुंडी साहब। अच्छा, इट्स डिबेटेबल। इट्स नॉट डिबेटेबल, इट वाज पॉलिटिक्स। चलिए फिर हम करेंगे इस पे किसी और दिन बात। इट्स ओके, मान लिया, मेहमान है, हम आपको मार्जिन दे रहे हैं। ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने बहुत बहादुरी से कई सोशल टैबूज को उन्होंने तोड़ा है और तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों को पूरा किया है। उन्होंने अब ना सिर्फ अपने लिए एक कामयाब करियर बनाया, जाहिर है ऐसे खवातीन जब आगे आती हैं मैदान में तो वो बाकी खवातीन के लिए भी एक मिसाल कायम करती हैं और उनके लिए भी राहें हमवार कर रही होती हैं। हम बात कर रहे हैं सिंध में मटियारी डिस्ट्रिक्ट की पहली कस्टम ऑफिसर हिरा अली की, जो एंटी स्मगलिंग और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के शोबे में अहम खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कुछ उनकी वीडियोस जो सामने आती हैं जहां पर उनको खदशा लग रहा होता है, थोड़ा सा शक होता है, वो ट्रक के ऊपर भी चढ़ जाती हैं, कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती हैं, कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती हैं और वहां पर जाकर वो प्रॉपर इंस्पेक्शन कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनको हैरत की नज़रों से देख रहे होते हैं, जो नहीं देखना चाहिए। और ज़ाहिर सबीन स्पेशली इस शोबे में हम कह सकते हैं कि मेल डोमिनेंट, इट इज मेल डोमिनेंट। और अगर जाके आपने मर्दों से वो इंटरेक्ट करना है इन यूनिफॉर्म, तो वो ज़ाहिर है एक बड़ा डिफरेंट सा माहौल होता है। Exactly. I'm just imagining, और मैं इस वक्त फुटेज साथ देख भी रहा था कि वाकई बड़ी दबंग किस्म की ये खातून है। आई गेस 8-9 माह हो चुके हैं इनको ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं इस महकमे के साथ। तो आज हिरा हमारी मेहमान है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हिरा अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हिरा, इस मकाम तक पहुंचना ज़ाहिर है एक बड़ी स्ट्रगल आपकी रही। व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि बहुत से और इम्तिहान भी आपने दिए, बहुत सी जगह अप्लाई किया, लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह ने आपके लिए रास्ता ये चुना हुआ था। तो थोड़ा सा बताएं अपनी उस स्ट्रगल से मुताल्लिक, उस रास्ते से मुताल्लिक कि कस्टम ऑफिसर बनने से पहले कितनी चैलेंजिंग रही आपके लिए ज़िंदगी? जी, मेरी ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 साल मेहनत की है टू अचीव दिस पोजीशन। मुझे शुरू से यूनिफॉर्म जॉब करने का बहुत शौक था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया, मैंने डिफरेंट एग्जाम्स भी दिए, लेकिन किस्मत जहाँ आपको ले जाती है, जहाँ पे आपको नसीब ले जाए। आई एम करंटली वर्किंग इन पाकिस्तान कस्टम्स। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, तो आई फेस डिफरेंट चैलेंजेस, जैसे लोगों की बातें सुनना या फिर मैंने फेलियर बहुत फेस किया है, लेकिन वही मेहनत मैंने जारी रखी, मैंने होप नहीं छोड़ा एंड फाइनली आई एम हियर इन पाकिस्तान। और हिरा, ज़ाहिरा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि कैसे आपने बहुत सारे सोशल टैबूज को भी तोड़ा और आप कुछ कर दिखाना चाहती थी, कुछ नया करना चाहती थी। एक लंबी जर्नी तो है, बहुत सारी सोचें आई होंगी, ख्यालात आए होंगे कि ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन कब सोचा कि कस्टम ऑफिसर ही बनना है? अच्छा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कस्टम ऑफिसर बनूंगी। मुझे यूनिफॉर्म पहनने का शौक था, मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का बहुत शौक था।
मैंने डिफरेंट एग्जाम्स भी दिए, मैंने डिफरेंट जगह अप्लाई भी किया। मैं पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। आई वेंट टू ISSB कोहार्ट एज वेल। फिर कहते हैं ना, फिर जहाँ पे आपको नसीब ले जाता है फिर आप वहाँ पहुँच जाते हैं हिरा। अब ऐसे में जब आप खुद बता भी रहे हैं कि आर्मी में भी अप्लाई किया है, फोर्स में भी मुकाबले के इम्तहानात भी दिए, जब आपको लगा कि नई ज़िंदगी आगे बढ़ रही, यहाँ भी मैं नहीं कर पाई काम, तो ज़रा आप थोड़ा डाउन होती होंगी। उस वक्त आपको मोरल आप किसने किया, सपोर्ट किसने किया आपको सबसे ज़्यादा उस वक्त कि नहीं हिरा मूव ऑन? जी, यहाँ तक पहुँचने मेरे पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो रहे हैं मेरी फैमिली, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे भाई बहन, वो बहुत सपोर्टिव रहे पूरी जर्नी में। खास करके मेरे फादर, क्योंकि जब मैं एग्जाम दे के आती, कब मैं ऐसे नहीं कि मैं जस्ट पहली बार मैंने एग्जाम दिया और मैं पास हो गई, इस तरह नहीं है। मैंने डिफरेंट एग्जाम दिए हैं, मैंने बहुत फेलियर भी फेस किया है। मैं 3 साल तक एग्जाम्स देती रही, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स फेल भी किए। मैं घर पे आती, मैं अपने अब्बू को कहती कि मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ और मैं बहुत दुख में होती, कभी कभी मैं रो भी देती थी। तो वो हमेशा उनका एक ही डायलॉग होता था कि ट्राई अगेन, आप मेहनत करती रहें, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। आप जिस जगह जाना चाहती है, पहुंचना चाहती है, यू विल गो देयर, आप जरूर वहां पे पहुंचेगी। और मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मेरे अम्मी जो है, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी पूरी इस जर्नी में। हिरा, फ्यूचर में क्या गोल सेट किए हैं, क्या अचीव करना चाहती हैं मजीद? जी, ये जो मैं अभी जहाँ काम कर रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मैंने अवेल की है। अभी तो आगे बहुत जिंदगी में बहुत एग्जाम्स देने हैं, आगे जाना है। जहाँ पे मैं जिस महकमे में मैं काम कर रही हूँ उसमें एक्सेल करना है। अभी तो इंशाल्लाह बहुत एक्सेल करेंगे हिरा। और आखिर में हम जरूर चाहेंगे आपकी तरफ से कोई पैगाम, और अगर सिंधी में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़ाहिर है आप सिंध से आपका ताल्लुक है। जेके बि सिंधी मुंहिंजूं सिंधी भेणूं आहिनि, सिंधी नौजवान छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि खे इहो पैगाम थी ॾियणु चाहियां त दुनिया में ऐं ज़िंदगी में को बि अहिड़ो कमु कोन्हे जंहिंजो तव्हां इरादो थियूं रखो ऐं तव्हां उहो हासिल नथियूं करे सघो। बिल्कुलु महिनत कयो, ख़ुदि ते यकीन रखो, कॉन्फिडेंस रखो, अल्लाह में यकीन रखो। तव्हांजा जेके बि ख्वाब आहिनि तव्हां उहे ज़रूर हासिल थियूं करे सघो। बिल्कुलु महिनत कंदी रहो, तव्हांखे तव्हांजी मंज़िल ज़रूर मिलंदी। मेहनत करते रहे, मंजिल आपको मिल जाती है। बेशक ऐसे ही है हिरा। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। और जाहिर है सबीन, एक खातून के लिए स्पेशली, यूँ तो हर फील्ड में सही, लेकिन इस फील्ड की अगर हम बात करें, वाकई बड़े चैलेंजेस। और मैंने इनके बारे में ये भी सबीन पढ़ा कि जो पहला दिन था इनका एज कस्टम ऑफिसर, जब ये गई वहाँ पर तो वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे ख़वातीन। यूनिफॉर्म पर भी सवालात कुछ उठाए गए थे। बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पर शेयर की गई हैं। मेरा ख्याल है ख़वातीन को अब वक्त आ गया कि आप उनकी काबिलियत की बुनियाद पे बात करें उनसे, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ना कि बाकी चीज़ों और पहले सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें उनके लिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप फैसिलिटेट करें। आप अगर फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो उनके लिए मुश्किल, आगे तो मैं ये कहूँगी हमेशा वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन वो इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगी जितना कि इस मुल्क को अभी ख़वातीन के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली ऐसे। चलिए नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। मज़ेदार पकवान हमारा सेगमेंट रेडी है। और ऑब्वियसली आज क्या पकाना है, लोगों की मुश्किलें आसान है, आज क्या आसानी लेकर आनी है, आज क्या आसानी लेकर आनी है। और आसान रेसिपीज हो तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। नहीं, इनोवेटिव रेसिपीज एज वेल। हाँ, इनोवेटिव एंड आसान। इनोवेटिव रेसिपीज बातों का कुछ बड़ी मुश्किल भी हो जाती है, बड़ा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। अच्छा, वैसे एक चीज और, चूंकि जरा हम डेली बेसिस पर एक बात करते हैं ना, पकौड़े, लेकिन आज हम बात करेंगे इनोवेशन इन पकौड़ास। अच्छा, दोबारा से अच्छा, ठीक है। और सबा आफ्ताब साथ मौजूद है, हमारी शेफ। सबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज पकौड़ों के साथ क्या होने वाला है, इनोवेशन क्या है? मैं तो 3 इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ। इसमें इनोवेटिव, जिसको अगर मैं डिग्री वाइज सॉर्ट आउट करूँ तो फर्स्ट पे रेड लेंटिल पेस्ट हो जाएगा, और कॉर्न है, स्वीट कॉर्न फ्रिटर्स हैं, और उसके बाद जो है हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर नूडल्स। तो नूडल्स का एक पैकेट ऐड करेंगे फॉर द क्रंच। जबरदस्त। यानी हमारी इस डिश का नाम है स्वीट कॉर्न नूडल फ्रिटर्स। जी, नूडल बस मैंने क्रिस्पी जो डाला है ना उसके अंदर छुपा हुआ है वो क्रिस्पी। तो हम करते हैं स्वीट कॉर्न क्रिस्पी फ्रिटर्स। हाँ, स्वीट कॉर्न क्रिस्पी फ्रिटर्स। स्टार्ट करने का तरीका वेरी सिंपल अगेन, और मुझे ना सिंपल रेसिपीज़ यूँ अच्छी लगती हैं। एक तो जल्दी बन जाती हैं, दूसरा अगर आप चाहें घर पे बनाना चाहें तो आप बच्चों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने साथ हेल्प कराने में किचन के लिए, और वो लोग जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं चीज़ें बनाने में उनके लिए भी अच्छा होता है। सो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं कि यानी बच्चों के साथ अम्मियाँ घर पे इजीली बना सकती हैं। सही है, सुपरविजन चाहिए होती है 100%, बट उसके अलावा हो जाएगा आराम से।
चिकन को मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल आए, सही है ना। थोड़े से जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ सॉटे हो गए। प्रॉपर पका लें, थोड़ा सा ना पकाएं, प्रॉपर पका लें। थोड़ा सा ही चिकन है तो थोड़ा सा ही पकेगा, लगेगी नहीं इसमें। छोटा चिकन का पीस इसलिए कर लिया था कि कॉर्न के साइज का, ताकि बनने में पकने में टाइम इक्वल लगे। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग कुकिंग साइजेस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, तो उसके अंदर आप ये ख्याल रखें कि सारी वेजिटेबल एक साइज की कटी हुई हो, ताकि पकने में सेम टाइम लगे, सही है, और देखने में भी अपीलिंग लगे ना, खूबसूरती कहते हैं पहले आपकी आंखें खाती हैं, यानी एक ही बंदा काटे। यस यस यस, यानी एक ही बंदा वेजिटेबल काटे। अगर आपने घर में डिवाइड कर दिया हो ना कि अम्मी आप ये काट दे और बहन ये काट दे, अपने हिसाब के साइज कटेंगे फिर। नहीं ना, एक दूसरे से रेफरेंस ले सकते हैं ना। हाँ, साथ बैठ के काट लें। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा इसमें कॉर्न, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्न डाल दिया, नूडल डाल दिया, कॉर्न फ्लावर डाल दिया, प्याज आ गए, अब रेड लेंटिल पेस्ट चला गया है, कोरिएंडर आ जाएगा। मसालों में हमारे पास है हल्दी, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, पूरी डाल देते हैं, हम तीखा खाना पसंद करते हैं, हरी मिर्च, और थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए मैंने इधर चिकन पाउडर रखा हुआ है, चिकन पाउडर डाल दें, है तो डालें, नहीं है तो ना भी डालें, खैर है, और थोड़ा सा नमक। सही है, ये सारी चीज़ें इधर आ गई। अब इनको इसी से मिक्स कर लेते हैं, इनको बस मिक्स करके और तेल को गरम करके, और इनको जैसे हम पकोड़े शैलो फ्राई करते हैं ना, तो इनको भी शैलो फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर इतना ज़्यादा वो होता है ना, उर्दू में बोलते हैं इसको यकजान नहीं हुआ हुआ, तो अपना रेड लेंटिल पेस्ट और ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा साइड पे सेव किया हुआ था कि जस्ट इन केस इफ़ आई नीड मोर, ओके, ताकि यकजान हो जाए। ऑलराइट, यस, देयर यू गो, यू गेट योर उर्दू हैप्पी। आई एम गुड। स्वीट कॉर्न फ्रिटर्स फ्राई, चलो फ्राई। नहीं, उर्दू में बोले ना, उर्दू में बोले ना, नाम ले उर्दू में। आप लोग जब तक उर्दू में नाम ले, मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ चीज़ें। हल्के हल्के फ्राई, नीम फ्राई, कम गहरे फ्राई, नीम फ्राई, नीम फ्राई, नीम फ्राई मतलब नीम होता है ना मिड वाला। और अब चूंकि तेल हो गया है गरम, और अब सबा कर रहे हैं उनको फ्राई, शैलो फ्राई हो रही हैं जी, स्वीट कॉर्न क्रिस्पी फ्रिटर्स। यस जी, और ये बस आपने अगेन स्पूनफुल्स लेके और गरम तेल में रख दें, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, वाह, अब ये जो आवाज़ है जो हमें बड़ी पसंद है, आवाज़ ही आ सकती है पर खुशबू आ नहीं सकती। खुशबू आ नहीं सकती, लेकिन खुशबू आवाज़ से हम कुछ इमेजिन कर लेंगे। चलो, खुशबू मुझे आ रही होती है। खुशबू आ रही होती है यहाँ पे भाई, बस सब ध्यान से, जलने नहीं चाहिए। सूरत इतना इनका वो सुनहरी कलर होता है ना। मुझे लगा कहने लगे सबा ध्यान से, ये मुझे लगा कहने लगे सबा ध्यान से, आप खुद ना जल जाए कहीं, तो वो कह रहे सबा ध्यान से जलने नहीं चाहिए पकोड़े। एक्सपीरियंस्ड है वो खुद कैसे जलेंगी, अल्लाह महफूज रखे उनको हमेशा। अस्तगफिरुल्लाह। इसको फ्लिप कर देते हैं और फिर हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। आजकल सीजन में वो आए हुए हैं छोटे छोटे गर्मा जो आए हुए हैं ना, गर्मे बोलेंगे क्या, छोटे छोटे आए हुए हैं, वो बहुत मीठे हैं, बहुत मज़े के हैं, और उससे बना लें ड्रिंक घर पे, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। अच्छा जी, ये रेडी हो गया, जी पकौड़े हो गए तैयार, क्रिस्पी फ्रिटर्स। तो सबा जरा दिखाएं जो आप निकाल रही हैं, ये पकौड़े गर्मा गर्म और बड़े अच्छे रंग में ढल गए हैं ये पकौड़े, और उतर रहे हैं प्लेट में। क्या बात है। यस, और सिंस इसका सारा बाकी एलिमेंट सॉफ्ट है ना, तो हमने नूडल डाला है क्रंच के लिए, एंड इट्स गोना बी रियली गुड। यस, इट इज रियली गुड, सो नाइस। चलिए, आज जो अफ्तार में ये बनाएगा वो हमें फीडबैक जरूर देगा, जो हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और जो ये वेट करते हैं कि आज सुबह से आगे की जो रमजान ट्रांसमिशन रमजान रहम है उसमें क्या बन रहा है, और वो हमें दिखा पाएंगे, बता पाएंगे कि उसमें टेस्ट कैसा था। बिल्कुल। पकोड़े तो हमारे हो गए तैयार सबा,
सो आई थिंक बढ़ते हैं ड्रिंक के जाने। बिल्कुल जी। हमारे पास अगेन गर्मा गुलाची इधर है। 1 कप आपने ये लेना है। मैं 2 कप्स की सर्विंग बना रही होती हूँ तो उस हिसाब से मैं ले रही होती हूँ चीज़ें, लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे तो वो छोटा होता है। अगर जैसे फैमिली ऑफ 5 है तो आई गेस 1 पूरा बन जाएगा, 1 छोटा वाला जो होता है ना गर्मा वो यूज़ हो जाएगा। सही है। इसके अंदर आपने ब्लेंडर में डालना है 1 कप रॉक मेलन और इसके बाद आपने डालना है इसमें, अच्छा चीनी की इसमें वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स रियली स्वीट। सही है, लेकिन अगर थोड़ी सी बच्चे हैं या वैसे ही पानी वानी डालेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा या क्या, उसके लिए थोड़ा सा ऐड कर दें। और मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे ब्लेंड थोड़ा और। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे 1 2 3 गो। आपकी फेवरेट आवाज। तो बड़ी आसान सी रेसिपी थी ये, एंड न्यू एज वेल, वेरी इजी। और साथ में चूल्हा जल रहा है, किचन के अंदर काम कर रही है शोएब। अब इससे पता चलता है ये किचन में नहीं गई निकालनी है, सब पता चलता है। टाइम शी वाज फ्राइंग तो समवन कुड हैव हेल्प। मल्टीटास्किंग मुश्किल होती है बाज़ औक़ात। ड्रिंक रेडी है। ड्रिंक पहले से बना के फ्रीज़र में रख दें क्योंकि यू नो चिल्ड सर्व करना अच्छा लगता है। रिहाइड्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फेवरेट मशरूब आपने रेडी करके और रख दिया हो फ्रीज़र में, और फिर यू नो ईजीली एक्सेसिबल, बस दस्तर पे निकाला रखा, डन। क्योंकि लास्ट मिनट काम बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे भी, तो अगर ये पहले से बना हुआ हो तो व्हाई नॉट। So yeah, I hope you enjoyed today's recipe. Let me know. Yes, we've enjoyed it. सबा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सारे फीडबैक तो नाजरीन देंगे जो अपने घरों में ट्राई करेंगे इस ड्रिंक को भी और इस स्वीट कॉर्न क्रिस्पी फ्रिटर को भी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मज़ेदार पकवान सेगमेंट था, आपको बड़ा पसंद आता है, फीडबैक आप जरूर हमें दीजिएगा नाजरीन। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। हमने देखा कि किस तरह से आज इफ्तार के एहतमाम में पकोड़े बन चुके हैं और ऑब्वियसली हम सिर्फ सूंघ ही सकते थे। नहीं, वो दूर है ना, मतलब हम सिर्फ सूंघ नहीं सकते बल्कि हम सिर्फ देख सकते थे, लेकिन हम सब ने देखा। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे। आज है जी वर्ल्ड किडनी डे, यानी गुर्दों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि गुर्दों की सेहत से मुतल्लिक आगाही फैलाएं। और इस दिन को मनाते हुए ऑब्वियसली इसका जो आगाज़ हुआ वो 2006 में हुआ था और इस रोज़ दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है, जिसमें तबी माहिरीन गुर्दों के अमराज और इनकी हिफाजत से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो मालूमात हैं वो फराहम करते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम देखते हैं गुर्दों के अमराज बढ़ रहे हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता और बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है अगर आपने उसको बर वक्त उसका मालूम नहीं हुआ कि क्या इशू था आपके गुर्दे के साथ। और इसके साथ साथ आपने कॉल भी कर सकते हैं अगर आप रमज़ान की मुनासबत से स्पेशली कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर किसी को गुर्दे का कोई आर्ज़ा लाहक है और वो कोई सवाल करना चाहता है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं और ऐसे में अफ्तारी के बाद कितना गैप होना चाहिए, कितना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए अफ्तारी से लेकर सहरी तक, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर यासिर आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर यासिर का नाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक ज़ाहिर है एक वो वक्त है जब आप थोड़ा सा अपने आपको हाइड्रेट करते हैं, कितना पानी पीना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वेलकमिंग मी हियर। देखें, अफ्तारी से सहरी तक जो हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट वाटर की है हम उसको पूरा करें। अब वो कितनी है? जैसे आजकल का मौसम है, मार्च का, नज़ारा गर्मी है, नज़ारा सर्दी है, तो तकरीबन 1.5 to 2 लीटर्स पर डे हमारी एक रिक्वायरमेंट है, एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है। दैट मेक्स अराउंड 6 to 8 ग्लासेस पर डे। ओके, तो हम कोशिश ये करेंगे जैसे अफ्तारी में 1-2 ग्लास पी लिया, उसके बाद घंटे बाद 2 घंटे बाद 1 आध ग्लास और पी लिया। इस तरह से हम कोशिश करें जो हमारा जागने वाला टाइम है सहरी से पहले वाला, हम उसमें ये 8 ग्लास कम से कम पूरे करें। और एक ख्याल करें कि हम जैसी अफ्तारी होती है फ़ौरन से जितने भी ये मीठे मशरूबात शुरू कर देते हैं, लाल पीले, जैसे ये जामी शीरी हो गया, जितने भी ये अवेलेबल हैं, ये हमारी अपेरेंटली तो प्यास पूरी कर देते हैं, लेकिन
जो हमारी सेलुलर लेवल पे डिहाइड्रेशन पूरी नहीं करते। अच्छा। तो हमें प्लेन वाटर, जो क्लियर वाटर, वो लेना चाहिए। मतलब जो आप मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पानी की इफादियत को नहीं कंपनसेट कर सकता उस तरह से सेलुलर लेवल पे ये हमारी डिहाइड्रेशन पूरी नहीं कर रहा। पानी तो होता है ना उसके अंदर, पानी होता है, लेकिन जब बीच में जब शुगर आती है ना तो वो सेल्स में डिफ्यूज नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो हमारी जो सेलुलर डिहाइड्रेशन है वो पूरी नहीं होती। अपेरेंटली हम लगता है ठीक है हमारा गला वेट हो गया है और हमने शायद अपने पेट को भर भी लिए। तो पानी का मतलब है क्लियर वाटर। अच्छा, नॉर्मली हम ये बात करते हैं ना कि अच्छा दही का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो चाहे फ्रूट ही क्यों ना हो। उसका मतलब है कि वो उनकी अफादियत अपनी जगह, लेकिन हमें क्लियर वाटर बहरहाल पीना है। अब ऐसे में उसमें जो सॉल्ट इनटेक हम करते हैं, समटाइम्स हम कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए भी, अदरवाइज भी जब हम कहते हैं कि आपको पसीना अगर आ रहा है तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सॉल्ट इनटेक भी हो वाटर के साथ साथ, तो क्या वो भी ज़रूरी नहीं होता? देखें, सॉल्ट की जरूरत तब ज़्यादा होती है जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। स्वेटिंग में सॉल्ट हमारे अभी ऐसे उस तरह का मामला नहीं है, मौसम नहीं है कराची के अलावा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से अगर हम बात करें तो गुर्दों की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि आम है अभी भी पाकिस्तान में? हम पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। एज पर एन एस्टीमेट तकरीबन इस वक्त 850 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इस वक्त किडनी डिजीज़ से अफेक्टेड है। अच्छा। दैट मेक्स अराउंड 0.85 बिलियन। ठीक है। और इस वक्त वर्ल्ड वाइड किडनी डिजीज़ आर द 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, और जो बाय 2040 इट कैन बी द 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है। पाकिस्तान में अगर हम, जैसे हमने क्वेश्चन किया पाकिस्तान के बारे में, तो अगर हम एक बहुत मोहतात भी अंदाज़ा लगाएं, 100 पेशेंट्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 तकरीबन 25,000 नए केस होंगे हमारे पास जो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के अच्छा, हम इस पर जरूर बात करना भी चाहेंगे कि आखिर आपका गुर्दा मुतासिर क्यों होता है। एक कॉलर भी हैं, शाहिद है हमारे साथ, आरिफ वाला से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए गुर्दों की हसासियत कितनी % ज्यादा रखना चाहिए? आपको आवाज नहीं आ रही सर? अच्छा, चल। हेलो जी जी, आपकी अच्छा, आप सवाल जरा दोबारा कीजिएगा। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी एज है 45 की, तो मुझे डायबिटीज है, तो मुझे अपने डायबिटीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपने गुर्दों के डॉक्टर से पूछना है। ठीक हो गया। अच्छा, सवाल ये है कि वो डायबिटिक हैं तो उस लिहाज से वो अपने गुर्दों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? ठीक है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया कि मोस्ट कॉमन कॉजेज, मैं कहूँगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर पाकिस्तान में और इवन वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी एज 45 है, ही इज़ लाइक इन अ मिडिल एज ग्रुप। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को या किसी भी और पेशेंट को स्पेशली जो भी उनको ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, आइदर इट इज़ इंसुलिन और इट इज़ मेडिसिन, तो एक उनको रेगुलर लेना चाहिए। ओके। मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरी उनका परहेज़ है, जिसमें खुराक का परहेज़ और लाइफस्टाइल की जो मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोग आजकल बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं होते, सारा दिन बैठ के गुजार देते हैं। तो इनको ये चाहिए, जो मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट डेली 1 घंटा अपने जिस्म के लिए निकालें। उसमें ये एक मॉडेस्ट सी वॉक करें, बाकी ये एक्सरसाइज करें। और खुराक में हम जनरली समझते हैं सिर्फ मीठे का परहेज़ शुगर के लिए, सिर्फ मीठे का परहेज़ नहीं है। इसके अलावा जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी फ्राई आइटम्स हैं, ऑयली चीज़ें हैं, या जितने बेकरी आइटम्स हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी चिकनाई है बॉडी में अल्टीमेटली जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मीठे का परहेज़ भी है, साथ में ऑयली चीज़ों का परहेज़ भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी शुएब भी, लोगों को पता नहीं होता कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से गुर्दों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। देखें, अगेन उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि जनरली एनुअल स्क्रीनिंग नहीं होती, बाहर के मुल्कों में हर साल मेडिकल चेकअप होता है और उसमें कॉमन ब्लड टेस्ट, कुछ अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, उसमें वो देख लेते हैं कि कोई इनिशियल लेवल पे डिजीज़ स्टार्ट तो नहीं हो रही। तो हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि एक तो एनुअली स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उसमें कोई भी चीज़ पे होती है उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्क्रीनिंग के अलावा कोई ऐसा सिम्टम जो कि आप बताना चाहें कि अच्छा ऐसा सिम्टम हो तो गो गेट योरसेल्फ चेक्ड, व्हाट इज दैट? सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कोई किडनी एरिया में, जैसे हम कहते हैं कि पेट में पिछले हिस्से में अगर कोई दर्द हो रहा है, या अगर पेशाब बार बार आ रहा है, या अगर कुछ लोगों को पेशाब में कोई गैर ज़रूरी बदबू आती है या कोई झाग बहुत ज़्यादा आती है, तो ये अक्सर निशानियाँ होती हैं बार बार इन्फेक्शन की या प्रोटीन के निकलने की। तो अगर किसी का किडनी प्रोटीन लूज़ कर रहा है या उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो किडनीज डैमेज हो रहे होते हैं। तो हम लोग कॉमनली ये करते हैं कि इन सिम्टम्स को बहुत लाइट लेते हैं और
करीबी किसी दुकान पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाकर उनसे हम दवाई ले आते हैं और हम समझते हैं कि बस ठीक है, वक्ती इलाज होगा और ठीक हो गया। तो हमें चाहिए कि हम एक्सपर्ट क्लिनिक पे हर चीज़ को कंसल्ट करें। ठीक अच्छा, है। एक लाइटर नोट पे भी सवाल है, एक मजाक के तौर पे कहा जाता है ना कि एक महंगा फ़ोन लेना हो तो एक कहते हैं मेरा गुर्दा निकाल लो। वैसे जो एक गुर्दे पे लोग चल जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों के पैदाइशी एक गुर्दे होते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को बहुत यानी लेट जाके पता चलता है उनका पैदाइशी है ही एक गुर्दा। अच्छा। और अगर किसी वजह से अगर हम एक गुर्दा निकाल भी दें तो दूसरा गुर्दा ठीक हो तो काम सही चलता रहता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल यूँ दूंगा कि जैसे हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम एक बंदे का गुर्दा लेकर दूसरे में लगाते हैं, तो जिस बंदे का गुर्दा लिया जाता है उसका पीछे एक गुर्दा रह जाता है, जिसको दिया है उसका भी एक ही है। उसका भी एक ही है। सवाल करने का मकसद ये था कि ट्रांसप्लांट किया जाता है कितना अहम होता है किसी की जान बचाने के लिए। वो आप किसी फ़ोन की खरीदारी के लिए ना करें, किसी की जान बचाने के लिए बहरहाल हो सकता है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। महफूज साहब साथ मौजूद हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछा था कि मैं सन 2000 से शुगर का मरीज हूँ। ठीक है। और उसके साथ साथ आजकल जो है मुझे वो क्रेटिनिन जो है ना वो मेरा बढ़ा हुआ है। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है? 6.4 के करीब मेरा हो गया था, 7 के करीब हो गया था। फिर उसके बाद मैंने नेशनल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया है, तो अब मैं कुछ बेहतर हुआ है। मतलब ये है कि वो 3 पे आ गया। 3 के बाद अब 3 हफ्ते के बाद मैंने मेडिसिन लेने के बाद दोबारा चेक करवाया तो अब फिर मेरा 3 से ज़्यादा हो गया। इसकी क्या वजूहात है? जी क्या करें जी, वो मशवरा क्या उनका? क्वेश्चन आई थिंक डायबिटीज़ भी है, 25 सालों से क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, कुछ मेडिसिन ली बेहतर हुआ लेकिन अब फिर लेवल्स इनके बढ़े हुए हैं। देखें, पहले जानना जरूरी है कि इनकी क्रेटिनिन अगर बढ़ा है तो उसकी प्राइमरी रीज़न क्या थी। आई थिंक इनको ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत है और फिर एक प्रॉपर चेकअप होगा तो ही चीज़ें मालूम हो अगर डायबिटीज़ है तो इसका हो सकता है कि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना चल रहा हो उसका, और वही चीज़ इसको फर्दर फिट कर। ठीक है डॉक्टर साहब, क्विक सा क्वेश्चन, क्या पानी ज़्यादा पीने से, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी भी पी रहे होते हैं तो उससे भी क्या गुर्दे मुतासर होते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा पानी पीने से, ये एक मिथ है? हाँ बिल्कुल ये मिथ है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। अब हमारे साथ एक ऐसे होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से, ज़हानत से अपने लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोले हैं और उन्हें अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में MBA प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान के पहले सिल्वर स्कॉलर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। अब दुनिया की एक ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करेंगे जिसकी बुनियाद 323 साल कबल रखी गई और जिससे अमेरिका के 5 सुदूर, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के 19 फाउंडिंग फादर्स, कई अरबपतियों और दीगर बड़े सियासतदानों और सिफारतकारों ने तालीम हासिल की है। हम बात कर रहे हैं लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट हैदर सुल्तान की। अब उन्हें येल यूनिवर्सिटी की जानिब से दुनिया के 10 सिल्वर स्कॉलर्स में मुंतखब किया गया है। तो ये सफ़र कैसा रहा और ये कैसे मुंतखब होते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हैदर, कैसे आपकी सिलेक्शन हुई, क्या क्राइटेरिया था, ज़रा प्रोसीजर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसका क्राइटेरिया तो ये है कि लाइक यू अप्लाई एज अ रेगुलर MBA कैंडिडेट। ऐसा है कि आप यू अप्लाई विद योर GPA, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जाती हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस वट एवर यू हैव डन इन लास्ट 4 years इन योर अंडरग्रेड बैचलर्स आपने 4 साल के अंदर की है, यू सेंड एवरीथिंग and it's on luck but also you have to put in a lot of effort। आप मेहनत करते हैं 4 साल, it's a goal, आपका एक गोल है, तो हर कोई अपनी अपनी करियर के अंदर मेहनत कर रहे हैं। and then they evaluate कि if you are 4 years ahead of your peers, अगर आप 4-5 साल अपने peers से आगे अपने करियर के अंदर, then you will be selected as a silver scholar। और आप फिर MBA प्रोग्राम के अंदर एंटर करते हैं एट येल, जहाँ पर लोग 5-5 साल वो अपने करियर के इंडस्ट्री में लगा कर आ रहे होते हैं। समवन इज़ कमिंग फ्रॉम मीडिया, कोई बैंकिंग से आ रहा है, कोई एजुकेशन से आ रहा है, कोई मिलिट्री से आ रहा है आफ्टर 5 years। बट सिल्वर स्कॉलर्स अपने बैचलर से डायरेक्टली MBA में जाते हैं। एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2001 but for 10 years Yale only selected like silver scholars from Yale University itself। In 2014 and onwards फिर Yale ने like open किया बाकी applications के लिए from around the world but they never selected anyone from Pakistan। और इंडिया चाइना बाकी ममालिक से हमेशा Yale ने silver scholar select किया था। and alhamdulillah I'm the first one to go as a silver scholar and it's a good achievement and I am very glad।
नो डाउट इट्स एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एक्चुअली, कि ज़ाहिर है पहले कभी ऐसा कोई स्कॉलर नहीं हमारे सामने आया कि जिसने येल यूनिवर्सिटी में सिल्वर स्कॉलर की हैसियत से हासिल किया हो, अचीव किया हो ये. सो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? For the 4 years, I mean, challenging से ज़्यादा ये होता है कि if you have a goal, you are working towards it. It's an opportunity, it's a platform. Many great people have went there. So like challenging नहीं था, where it was fun, but also a learning experience. Challenges से ज़्यादा opportunities होती हैं where you can grow and learn. So like I think it's just the start. वैसे हैदर, something very. अब देखिए कई साल से प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों ने अप्लाई नहीं किया, उनको मालूम नहीं होता या अप्लाई करते हैं पर हो नहीं पाते? नहीं, अप्लाई बिल्कुल किया, बिल्कुल अप्लाई किया हुआ है. 2016 ऑनवर्ड्स एवरी ईयर पाकिस्तान से लोगों ने अप्लाई किया सिल्वर स्कॉलर के लिए. आई जस्ट थिंक के पाकिस्तान में भी उस तरह करके थे नहीं शायद, मतलब कि हमेशा होता है पोटेंशियल में भी, अवेयरनेस भी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स आई थिंक येल इज आल्सो मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कैंडिडेट्स. और ये अच्छी बात है कि आपने बेसिकली एक चीज़ को एग्जैक्टली आपने उनके लिए एक पाथ जो है वो खोल दिया. अब ऑब्वियसली वो सब आपसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ भी सकते हैं. अच्छा हैदर, अब ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी की आपने बात की कि चैलेंजेस ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ पे आप फोकस कर रहे थे. अपॉर्चुनिटी तो अब आपको मिल गया, अब आगे क्या गोल सेट किए हुए, क्या करना है MBA के बाद? ऑब्वियसली कोई लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना. लॉन्ग टर्म गोल ये है कि MBA के बाद जो एक पाकिस्तान जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है, देयर आर अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो कि लाइक साउथ एशिया में देखा जाए इमर्जिंग मार्केट्स है. और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, देयर आर पीपल हु वांट टू जॉइन द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेसमैन बना जाते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एक्सेस टू कैपिटल, राइट? उनके पास पैसे नहीं होते. तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो उसको सॉल्व करना इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट गोल्स. तो उसके लिए ये है कि लाइक इंशाल्लाह एक लेवरेज करेंगे येल के नेटवर्क वगैरह को, तो एक कोई फंड for Pakistan and other emerging markets to have a fund like to invest in private equity and venture capital to support Pakistani founders, executives and the talent in Pakistan, to empower them to set up their own businesses. That is my end goal, कि उस मार्केट को और कैपिटल को टैप किया जाए. वैसे ये ख्वाहिश थी येल यूनिवर्सिटी की, मैंने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर स्कॉलर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द येल यूनिवर्सिटी. क्या ये ख्वाहिश थी कई सालों से? हमेशा से. जी बिल्कुल. जब स्कूल में था, जब पता चला था आईवी लीग होती है, दिस बिग यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड हो गया, येल है, यूपेन है, प्रिंसटन है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, तो हमें हर किसी की होती है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से इतने हम बिल्कुल हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ से निकले हुए हैं. मतलब कि हम येल को देखते हैं तो डॉक्टर महबूबुल हक जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, वो येल गए. दैन कशफ फाउंडेशन है पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो फाउंडर हैं मिस रुशान जफ़र, शी वेंट टू येल. सो वे एंड बिल क्लिंटन वेंट टू येल. सो लाइक जब आप सुनते हैं इन सब लोगों के बारे में कि बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन हैं, जॉर्ज बुश हैं, ऑल दीज पीपल वेंट टू येल. सो लाइक आपको लगता है कि इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी एंड ग्रेट प्लेस टू नर्चर योरसेल्फ. वो एक हमेशा से ख्वाहिश तो रहती है कि ऐसी ज़रूर चीज़ मिले. एंड आई थिंक पाकिस्तान के अंदर मौका मिलना चाहिए ज़्यादा लोगों को. एग्जैक्टली. और हैदर, आपकी बातों से यही लग रहा है कि आपको एक्सपोजर का बड़ा शौक है, कि नई नई चीज़ें ट्राई करें, नई जगहों पर नए एक्सपोजर, और एक्साइटेड एज वेल ऑब्वियसली. अब जाहिर है हम यूथ को एक तरह से देख रहे होते हैं. अगर एक जगह से स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए, तो अगर एक जगह पर वो फेल हो जाते हैं या रिजेक्शन का उन्हें सामना करना पड़ रहा होता है, उसके बाद शायद वो अप्लाई भी नहीं कर रहे होते. वो कहते जी हमें काबिलियत नहीं है, हम अप्लाई नहीं करते, और वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं. उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अच्छा, इस पे मैं एक और जो टिप देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के तहत, कि हम जब देखते हैं कि ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया से इतने लोग जा रहे हैं, चाइना से इतने लोग जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू गो देयर. मास्टर्स के लिए आप चले जाते हैं, PhD, तो 90% ऑफ देम टेक लोन्स फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड दे आर एबल टू पे देम बैक. बट पाकिस्तानियों के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी रेजिस्टेंस होती है टूवर्ड्स लोन. But if you actually consider it, so I think it's a great option because no collateral, no co-signer, it's just you. और वो ट्रस्ट के ऊपर आपको लोन देते हैं, being a part of the big universities. So and I think पाकिस्तानी बस उस चीज़ को एक हेजिटेट करते हैं. तो बट इंडिया और चाइना और बाकी जो ममालिक से लोग जाते हैं, एंड दे आर वेरी ओपन टू लोन्स. तो अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, दैन आपका ड्रीम क्रश नहीं होना चाहिए. आई थिंक थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, लेकिन यू विल बी एबल टू अचीव इट. यानी आप कहते हैं कि लोन्स ले लेने चाहिए फॉर एजुकेशन पर्सपेक्टिव? नहीं, मैं कहता हूँ कि ले लेने चाहिए. मैं कहता हूँ ले लेने चाहिए पाकिस्तानियों को, बिल्कुल लेने चाहिए. इफ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, एडमिशन, बिल्कुल. इफ दे गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ ओपन टू लोन्स. ये भी तो एक इशू है हैदर की, ज़ाहिर है
तालीम महंगी भी तो बहुत है ना, वो चाहे इंटरनेशनल हो इवन एट नेशनल लेवल, तालीम महंगी इतनी कि वाकई फिर अफोर्डेबिलिटी का इशू तो आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही मेरी वहीं पे बात है कि इवन अमेरिकन जो हैं वो भी खुद दीज जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे कांट अफोर्ड देम। सो अभी मैं जिस तरह अगर मैं अभी येल की भी बात करूं जो मतलब मेरा भी बैच है, तो ऑन एवरेज लाइक 80 to 90% ऑफ द बैच टेक लोन्स for especially for their MBAs and like masters including ये बड़ा अहम है कि अपने ख्वाब पूरे करने के लिए स्पेशली तालीम के हुसूल के लिए अगर लोन लेना पड़ता भी है तो जरूर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप तालीम हासिल कर लेंगे तो लोन आप उतार लेंगे। एक्टिव यही था। हैदर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, रमज़ान और हम में वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। क़ससुल अंबिया हमारा ये स्पेशल सेगमेंट रमज़ान और हम, इसमें आपको कहेंगे वेलकम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आज हम उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इदरीस से मुताल्लिक़ क्योंकि ज़ाहिर है कुछ बातें जो हम पढ़ पाए, इल्म पे बड़ा उनका फोकस था, कलम उन्होंने इजाद की एक तरह से, और इसी हवाले से टाउन प्लानिंग के हवाले से हम बात करें तो हम चाहेंगे ज़रा आगाज़ कीजिएगा कलम से। बिल्कुल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पेशा था वो खेती बाड़ी था। अच्छा, खेती बाड़ी से ये फ़ैसला अहम हुआ इंसानों में कि अब हमने एक जगह रुकना है, हमने तहज़ीब को शुरू करना है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आपके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छठी नस्ल में है। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, और उससे भी बढ़कर कि आप इतने ज़हीन थे कि आपके नाम में दर्स शामिल है। इदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने वाला, कलम आपने ईजाद किया। और अब्रानी ज़ुबान में हर्मस, जो कि बच्चों में बहुत मशहूर है, जैसे सबीन ने बात की हीरोज़ की, वो हर्मस नाम भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का था, यानी चीज़ें सिखाने वाला, चीज़ें बनाने वाला। आपका असल नाम अखनू था, लेकिन आप इदरीस के नाम से जाने गए क्योंकि आपने अपनी कौम को एक जामे खुतबा दिया था, और उस जामे खुतबा में आपने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम दोबारा मुतारिफ़ कराया, और उस पैगाम को जो ऐसे ही आपने मुतारिफ़ कराया तो आप लोगों में एक दाना ज़हीन के तौर पे मशहूर हो गए। अहम बात हमारे बच्चों के लिए समझने की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पेट के लिए खेती बाड़ी, इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा, जब पेट पूरा हो गया तो साथ ही इंसानी जहन ने ख्याल की तरफ गौर किया, तो अल्लाह ताला ने उस पैगम्बर को मबूस किया जो कि एक फ़लसफ़ियों से बेहतर गुफ्तगू करते थे। हत्ता कि उस ज़मानों में आपने जो स्टार पोजिशनिंग है उसको आइडेंटिफाई किया, इल्म नजूम में आप महारत रखते थे। ये एक बहुत हैरानकुन बात है जो हमारे आज के बच्चों, सामईन, नाजरीन के इल्म में होनी चाहिए कि उस ज़माने का आदमी जो कदीम इंसान है, जिसके हर तरफ मतलब कि उस तरह की आबादी जिस तरह हम देखते हैं वैसे नहीं है, एक रॉ कुदरत है, नेचर है, आंधियाँ चल रही हैं, और जंगली जानवर भी किस तरह की नोयत के होंगे। उस ज़माने में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सितारों पर तवज्जो दी और उनका इल्म लगाकर इतनी बुनियाद उस ज़माने में किया। यानी उस ज़माने में जब हर तरफ खौफ यहाँ सामने था, आपने निगाह ऊपर की और सितारों का इल्म इंसानों के हवाले किया। इसके ऊपर अभी बहुत रिसेंट एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, एंशिएंट एपोकलिप्स, जो इसी सवाल को हल करती है कि इंसान ने कैसे सर उठा के ऊपर देख लिया। तो हम ये बात मानते हैं कि अल्लाह ताला के ये सारे नबी, ये वो हायर सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये एडवांस सिविलाइजेशन के लोग हैं जिन्होंने तहजीब इंसानों के हवाले की। आपने जो टाउन प्लानिंग की बात की, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब काफ़ी तंग किया गया तो आपने हिजरत की, और आपके मानने वाले कहते थे कि हम तो बाबिल में आए हैं, बैबिलोनियंस हैं, हम कैसे कहीं और जाएंगे। तो आप उनको लेके मिस्र गए और नाइल के किनारे आपने तहजीब को दोबारा से जन्म दिया। आपने टाउन प्लानिंग की और जिसमें आपने खुसूसन प्ले ग्राउंड्स बनाए, मार्केट्स के लिए जगह रखी। और ये बात बहुत अहम है, उस ज़माने का इंसान ये बात कंसीव कर ही नहीं सकता था। ये बातें सिर्फ उन्हीं को कंसीव हो रही थी जिनके पास डायरेक्ट रेवलेशन थी, जो अल्लाह ताला से सहीफ़े मौसूल करते थे, उनको ये बातें मौसूल होती थी। टाउन प्लानिंग के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की जो बहुत बाद में आके फ़लसफ़ियों और यूनानियों ने बातें की। उन्होंने पूरी आबादी को 3 लोगों में बांटा, एक आपके आलिम, एक आपके बादशाह और एक आपके राया। राया आम आदमी जिसने सिर्फ अपने नफ्स का जवाब देना है, बादशाह जिसने अपनी मुमलिकत और अपनी राया का जवाब देना है, हाँ, और जो आलिम जिसने बादशाह को वो इल्म दिया है कि वो राया का सही ख्याल करे और अपने नफ्स का। तो उन्होंने सोसाइटी को उन्हीं 3 एब्सोल्यूट लेयर्स में बांटा, जिसको बहुत बाद में आके यूनानी या कदीम फ़लसफ़ियों ने बांटने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो आज हम सिस्टम्स की बात करते हैं, मेजरिंग स्केल्स की बात करते हैं कि 1 किलो यहाँ भी उतना है कि बरतानिया में भी उतना हो, इस तरह के जो रूल्स इस्टेब्लिश हैं ये भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही किए थे। और सबसे बड़ी इजाद जो आपने की वो आपने कलम की। अब इंसान लिख सकता था, यानी कि वो सीना बसीना इल्म जो इंसानों के दरमियान चल रहा था, अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उसको लिख रहे थे, और लिखने के साथ साथ अब आप अगली तहजीबों को वो तोहफ़ा भी कर सकते थे वो इल्म, यानी अब आपका लिखा हुआ इल्म आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर जा सकता था। इसके अलावा आपका पेशा क्या है, आप दर्जी हैं, अब ये बहुत आम बात नहीं है दर्जी होना। अब आप वापस जाइए, उस कदीम ज़माने में कपड़े को सीना यानी कि सर्कल ईजाद हो चुका था,
क्योंकि बटन इज इन सर्कुलर शेप, चीज़ों के अंदर जो शेप्स बन रही हैं जिससे हम टांका लगाते हैं वो एक शेप होती है, यानी ये बहुत एडवांस बात है, आर्ट था जिसको उस टाइम पर डिस्कवर किया गया हो, बस अभी हमने अडॉप्ट किया और इसको हम अभी जाके हम बातें करें। तो अहम बात दोबारा वो ये कि ये एडवांस सिविलाइजेशन या हायर सिविलाइजेशन के लोग थे जो तहजीब तोहफा कर रहे थे इंसानों को, वरना तहजीब आम प्रिमिटिव इंसान के बस की बात नहीं थी। और अगर आप इनकी बुनियादी बातों की तरफ जाएं तो इन्होंने जो बहुत ज़्यादा बातें की, तो इसमें एक बात बहुत मखसूस उन्होंने की कि आप नशावर चीज़ों से दूर रहें। तो उस ज़माने में हमें आज भी शवाहिद मिलते हैं कि मशरूम्स का नशा, जिनको साइकेडेलिक्स कहा जाता है, तब भी अरूज पे था। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसान को वापस खुदावंद करीम का पैगाम दिया, कहा कि एक अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने वालिद आदम को याद करो और किस तरह से वो अल्लाह का पैगाम लेके आपके पास आए। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसान जो अब अपने मैदे से आगे का सोच रहा है, जहन का सोच रहा है, उसको जो इल्म दरकार है, जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, सबसे बड़ी खैर जो इल्म चाहिए थी उसका पहला तोहफ़ा कलम इंसान के हवाले किया और कहा कि लिखो, आज़ाद हो जाओ, अपने ख़यालात, अपने तसव्वुरात लिखो और अपनी अगली आने वाली नस्लों को दो, अपने शहर तहजीबों की तरह प्लान करो, तुम लोग जानवरों जैसे नहीं हो, अपनी सोसाइटी को बांटो। और फिर उन्होंने पॉपुलेशन को भी आपस में बांटा और कहा कि उल्मा, बादशाह और राया में आपस में तकसीम हो जाओ। और फिर उससे भी अच्छी बात कि उन्होंने लोगों को माइग्रेट करना भी सिखाया था। हम अमूमन समझते हैं कि जो ग्रेट एग्जॉडस है वो हज़रत मूसा के ज़माने में हुई, लेकिन एक एग्जॉडस जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी अपना शहर छोड़ा और नई तहजीब को आबाद किया जो कि बेबीलोनियन के हवाले से जानी जाती है। और फिर अगर आप कभी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो कदीम तरीन एक इस्टेब्लिश तहजीब जो कि जदीद इंसान के लिए भी एक बड़ा आइडियल है, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बसाई थी। और खुरम, लोगों के लिए अडाप्ट करना कितना मुश्किल था, उस आर्ट को सीखना, स्पेशली कलम का इस्तेमाल, क्या उसमें भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? यकीनन। अब आप देखिए कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब पैगाम दे रहे थे तो सब नहीं माने थे, बहुत थोड़े लोग थे जो उनके साथ रहे और फिर आखिरकार उन्होंने कहा कि हम यहाँ से कूच कर जाएं। हत्ता कि उन्होंने कहा कि क्या वहाँ पे इतनी हरियाली होगी। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि हम कदीम सिविलाइजेशन में जानना चाहते हैं कि वो हमेशा पानी के साथ चलती थी, तो आप नील रिवर के पास आए और वहाँ पर आपने तहजीब को दोबारा शुरू किया। और तहजीब रॉ हालत में नहीं, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पे टाउन बनेगा, इसके अंदर बच्चों का प्लेग्राउंड होगा, ये मार्केट प्लेस होगी, मार्केट प्लेस के अंदर चीज़ें किन मेयारात पर बिका करेंगी, वो क्या मेयार हुआ करेंगे, वो भी इंसानों की तरफ तोहफ़ा की ताकि वो आपस में लड़े नहीं, एक अल्लाह की इबादत करें और अब अल्लाह की कायनात को तस्खीर करें। ये बहुत अहम बात थी कि कलम, कपड़े का सीना और सिस्टम्स जिनसे कायनात मैयर हो सके, ये सब दावत थी कि अब तुम इस कायनात को तस्खीर करो। और ख़ुसूसन जो सितारों को भी नाप के उन्होंने उनके हवाले किया कि भाई ये भी देखो मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। तो इल्म नजूम जो कि आज भी हम जानते हैं कि सिर्फ कदीम आदमी ने सोचा था, तो वो कदीम आदमी नहीं थे, वो अल्लाह के चुने हुए लोग, अल्लाह के पैगम्बर थे। और तमाम मुहक्किकीन जदीद लोग जैसे ग्राहम हैनकॉक हैं, वो कहते हैं कि इंसान नहीं, जहन ये सोच ही नहीं सकता। ये यकीनन तोहफ़ा है किसी हायर फोर्स का, जो वो लोग कहते हैं, और हम कहते हैं वो अल्लाह ताला का दिया हुआ वदीयत इल्म है जो पैगम्बरों को दिया जाता है कि वो सितारों में भी रास्ते ढूंढ लेते हैं। बेशक ऐसे। आपने इससे पहले जो हिजरत का एक जिक्र किया कि उन्होंने हिजरत की और उसके बाद टाउन प्लानिंग वाला सारा मामला, हिजरत क्यों की, हर्डल्स थे? जी बिल्कुल। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जिनका हमने कल इख्तिताम किया, जो हाबिल काबिल के बाद अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा किए बेटे, उन तक जो इंसानियत है वो बिल्कुल बात मान रही थी, वो मान रही थी कि एक अल्लाह है। लेकिन जब आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तक आते हैं तब वो लोग आपस में बंटने लग गए थे। कल हम जिक्र जब करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अभी भी उस तरह की बुत परस्ती शुरू नहीं हुई। अभी ये है कि लोग गाफिल हो रहे हैं, दुनियादार हो रहे हैं, इबादत में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो किसी अल्लाह ताला को पहचानना नहीं चाह रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिसकी मैं आपको कल रिव्यू दूंगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, तब इस्टेब्लिश डाइटीज़ बना ली गई थी, इस्टेब्लिश बुत बना लिए थे। एक उनमें घोड़े की डिसोबीडियंस का एक और लेवल, एक और बहुत खूब आपने कहा, डिसोबीडियंस का मुशरिकाना लेवल आ गया था, गफलत थी, मुशरिक नहीं थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लोग जो हैं वो गाफिल थे, इसीलिए इन पर अजाब उस तरह नहीं आया। आप हिजरत करके तो वो लोग उसी तरह ज़िंदा रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में हम देखेंगे कि गफलत से बात मुशरिकानापन तक आ गई। और फिर हम एक अजाब को भी डिस्कस करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ। बिल्कुल सही। और मैं बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़, उन वाक़यात से मुताल्लिक़ हम बात कर। कल हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और जिस खुरम भाई ने कहा भी कि वो जो अजाब इलाही नाज़िल हुआ और उस वक्त फिर क्या हुआ, सब कुछ उस पर करेंगे बात कल। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, रमज़ान और हम में वापस आएंगे, साथ रहिए। अल्लाह की रहमत, जब इसकी हम बात करें
तो इसी तरह कहा जाता है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। जब बात हो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की, तो तकरीम और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए तो अल्लाह के रसूल ख़ुद खड़े हो जाते थे, अपनी चादर बिछा देते थे। और आज हमने सोचा कि आज ज़रा हम उनकी हयात मुबारका से मुताल्लिक बात की जाए, क्या सीख सकते हैं कि जब कहा जाता है उन्हें जन्नत में ख़वातीन की सरदार हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो आज हम उन्हीं की बात करना चाह रहे थे कि इस अजीम शख्सियत कि जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी और जो मर्तबा उन्हें मिला, जो मकाम उन्हें मिला, कोई आज तक उस मकाम तक पहुँच नहीं पाया। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ होने के नाते, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शरीक हयात और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते हर दौर की ख़वातीन के लिए हर तरह से मशअल राह हैं। तो आज हम उन्हीं की अजीम शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया। बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया इस अहम मौजू के लिए, आज के सेगमेंट के लिए। अगर हम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हयात मुबारका की बात करें, ज़रा यूँ तो बहुत से वाक़यात होंगे, वक्त बड़ा कम होता है, चंद ऐसे वाक़यात जो कि आप शेयर करना चाहें आज हमारे नाज़रीन से, जिनसे हम सब सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपने चुना है, ख़ास तौर पर जब हम बेटियों की बात करते हैं और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जन्नत की 4 सरदार औरतें हैं, और उनमें अब आपने किन का नाम लिया? हज़रत खदीजा का नाम लिया, हज़रत फ़ातिमा का नाम लिया, हज़रत मरियम का नाम लिया और हज़रत आसिया का नाम लिया, जो कि फ़िरौन की ज़ौजा थी। और इनके सब के फ़ज़ाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन आप देखें कि सैयदा फ़ातिमा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी। एक तो वाक़या आपने बयान फरमाया कि जब भी वो उनकी महफ़िल में आती हैं, और आप ज़रा पिक्चराइज़ करें उस सीन को, उसको इमेजिन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के साथ, सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, और जब भी वो दाखिल होती तो आप अपनी सीट से उठ जाते, उनको दरवाजे तक लेने जाते, उनको ग्रीट करते, उनका माथा चूमते और फिर अपनी जगह पर जहाँ बैठते थे वहाँ बिठाते। इसी तरह से जब भी आपका एक मामूल था कि जब आप अपनी गज़वात पर जाते थे, तो जब गज़वा से वापस आते तो सबसे पहले मस्जिद जाते, वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ते। उसके बाद उमूमन क्या करते थे कि सैयदा फ़ातिमा से पहले मिलते थे, इससे पहले कि अपनी किसी हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन है उनमें से किसी के जो है घर पे तशरीफ़ ले जाते। तो ये उनका एक मामूल था, यानी प्यार इस हद तक था। और फिर आप ये देखें कि जहाँ पे उनकी सैयदा फ़ातिमा की शख्सियत का ताल्लुक़ है, तो देखें वो इस्लाम की शहज़ादी हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, सैयदना अली की जो है शरीक हयात हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। और काम काज इतना करती थी, पेशेंस, सब्र और बर्दाश्त इतना ज़्यादा था कि एक हदीस में आता है कि आपके काम कर कर के हाथ फट जाते थे, हाथ मुबारक फट जाते थे। ये आप याद रखें, ये इस्लाम की शहज़ादी हैं और घर के काम काज इतने करती हैं, इतने डेडिकेशन के साथ करती हैं कि हाथ फट जाते हैं। तो सैयदना अली के पास जाती हैं और कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादिम आए हुए हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी कोई अगर खादिम आ जाए मदद करने के लिए, कोई ऐसी खातून साथ आ जाए, तो मेरे काम करने में मेरा बहुत हाथ बढ़ जाएगा। तो सैयदना अली जो है वो ये चीज़ लेकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जाके यानी वो कहते हैं कि जी आप ऐसे करें, हम साथ चलते हैं, जाके बात करते हैं। अब सैयदा फ़ातिमा जो है वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाली गुजारिश पेश करती हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा क्या इससे बेहतर तुम्हें ना दे दूँ मैं? तो सैयदा फ़ातिमा कहती है यकीनन आप दे। अब सोचें बेटी किसकी और बाप कौन है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे से क्या लेके जाओ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, 33 मरतबा तुमने ये पढ़ना है, 33 दफ़ा ये और 34 मरतबा ये, कि ये तुम्हारे लिए उससे बेहतर है। और जब से तस्बीह फ़ातिमा भी हम कहते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले भी पढ़ी जा सकती है। और जब ये चीज़ सैयदा फ़ातिमा जाके सैयदना अली को बताती है, तो सैयदना अली क्या जवाब में कहते हैं? ये कहते हैं कि जी आपको बड़ा नुकसान हो गया, आप तो क्या लेने गई थी, क्या लेके। आप तारीफ़ करते हैं कि क्या कमाल चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तोहफ़ा मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो उनकी सीरत है। और देखिए हर जगह पर जहाँ पे भी आप उनके वाक़यात पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंतहाई सब्र करने वाली, बर्दाश्त करने वाली, दीन के ऊपर कायम रहने वाली। अच्छा, आपकी जो सिफ़ात थी ना, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मिलती थी, यानी कि अपने मैनरिज़म्स के अंदर वो सबसे ज़्यादा रिजेंबल करती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बल्कि बाज़ जो है वो उम्महातुल मोमिनीन इसका भी तज़किरा करती हैं कि आपका जो गुफ्तार था, जो बात करने का तरीका था, वो भी बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। तो अब ये सारे एट्रीब्यूट्स जिसके हों तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसकी क्या शान और मकाम होगा। क्या बात है। अच्छा, आज की ख़वातीन की अगर बात की जाए, वो क्या क्या सीख सकते हैं एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो औरतों के लिए एक चीज़ कहा है ना कि औरत का क्या मकाम है, वो तो चाहे वो माँ का उसका दर्जा हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बीवी का हो। अगर तो वो माँ है तो हमें तो ये बताया गया कि माँ का दर्जा बाप से भी 3 गुना ऊपर है। यानी वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत की हमारी मुस्तहक है वो हमारी माँ है। अब सैयदा फ़ातिमा जो हैं उनके 2 प्यारे बेटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अच्छा, 2 बेटियाँ भी आपकी थी जिनका नाम उन्होंने अपनी बहनों के ऊपर रखा, एक उम्मे कुलसूम और एक जो है वो ज़ैनब उनका नाम रखा। तो एक तो माँ का रुतबा तो पहले ही था, फिर बीवी होने के नाते आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने सहाबा को ये कहा कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, और उनमें से भी सबसे बेहतर वो है जिसका ताल्लुक अपनी बीवी से सबसे अच्छा है। तो इस मामलात में भी आप देखें। फिर उसके अलावा बेटियों के मामले में जहाँ बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी 4 बेटियाँ थीं, और आपने फरमाया जिसकी 3 बेटियाँ होंगी और वो उनको सही तरीके से पाल पोस कर बड़ा करेगा, यानी उनकी सही तरीके से परवरिश करेगा, सही उनको अक़दार सिखाएगा, वो और मैं जन्नत में इस तरह से होंगे। अब आप देखें कि सैयदा फ़ातिमा जो है किस तरह से वो, यानी सिर्फ इस बात पर अगर हम ये देख लें कि माँ ने तरबियत कैसी की अपने 2 बेटों की, तो इसी पे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि उनका मुकाम कितना बुलंद है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि अगर हम आज की जो ख़वातीन हैं वो ये देखें कि आप जिस रोल में भी हैं, अगर आप माँ हैं आपने वो रोल निभाना है, अगर आप बेटी हैं आपने वो रोल निभाना है, अगर आप बीवी हैं आपने वो रोल निभाना है, और अगर आप बहन हैं तो आपने वो रोल निभाना है। इस्लाम की अगर बात की जाए, जिस तरह हज़रत फ़ातिमा की अगर हम बात करें, उनको कितने हुकूक उनके मिले हैं साथ साथ, वो एज अ वाइफ अगर देखा जाए हज़रत अली की तरफ से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एज अ बेटी, उनको उनके हुकूक भी तो मिलते रहे हैं साथ साथ ना। देखिए, जिस तरह एक सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क्या करते थे, बस इबादत करते थे, और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल अपने आप को, मतलब एक तरह से कह लें कि वो जो है ना कि बिल्कुल अपने ऊपर तवज्जो ना देना, उस तरह से हालत की हुई थी। तो एक और साहबी ने उनसे पूछा कि बहन आपने ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो शौहर हैं उनको दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कहने का मकसद ये था कि दुनिया से भी बिल्कुल एक तरह से बरात का ऐलान हो गया और मेरे से भी दूरी रहते हैं, और क्यों बस अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। तो ये मामला जब वो, खैर बहुत लंबी हदीस है, मामला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचा तो आपने उन सहाबी को जो है थोड़ा सा इसके ऊपर रिव्यू किया और ये कहा कि देखिए, आपके जिस्म का भी आप पे हक है, आपकी बीवी का भी आप पे हक है, और अल्लाह का भी आप पे हक है, यानी हर चीज़ के हुकूक आपके ऊपर हैं, आपने उनको सारे अदा करने। तो ऐसा नहीं कि आप जो है वो अपनी बीवी को आपने इग्नोर कर दिया या आप अपनी सेहत को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये भी तो चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं। तो आपने अपनी जो डेली रूटीन को प्लान आउट करना है ना, या चलें डेली से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा वीकली प्लान कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक दिन में सबको टाइम देना शायद मुमकिन कभी कभार नहीं होता। तो आप उसको वीकली प्लान कर दें कि जी हफ्ते में कम से कम मुझे फॉर एग्जांपल 4 दफ़ा जिम जाना है, तो 5 मतलब 7 के 7 दिन नहीं जाना, 4 दफ़ा जाना है, और मुझे इतना इतना टाइम अपने वालिदैन के साथ गुजारना होगा, इतना इतना बच्चों के साथ, इतना इतना ये, और फिर मी टाइम भी तो होगा ना, कुछ टाइम मुझे अपने साथ भी तो गुजारना है, आपको भी वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को वक्त देना है, अपनी रीडिंग को, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए वक्त देना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप बैलेंस लेकर चलेंगे तो यही म्यान अरबी हमारा दीन सिखाता है। सबसे मुताल्लिक पूछा जाएगा, चाहे रिश्ते हों, वो चाहे आप हों, वो चाहे आपका काम हो, हर एतबार से ज़रा सवाल तो होना है। साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, साहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। रोज़ा खुल चुका है तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में, और हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है हर शहर का अपना एक मिजाज, अपना एक अंदाज़ होता है, और उसमें हम देखते हैं अफ्तार दस्तरखान भी किस तरीके से सजाते हैं। अपनी इस ट्रांसमिशन को हम आगे बढ़ाएंगे रमज़ान के इस बबरकत महीने की इस ट्रांसमिशन में। हमारे साथ अब मौजूद हैं नात खां शहरियार नासिर, और हम आज सोच रहे थे कि अपनी इस ट्रांसमिशन को सजाएँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई। ज़ाहिर है कि एज़ाज़ की बात होती है कि जिसको ये एज़ाज़ हासिल हो, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई करे। शराब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे इस ट्रांसमिशन में किस कलाम का इंतखाब किया आज आपने? जी आज मैं कलाम पढ़ूंगा ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत कलाम है, आगाज़ कीजिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए
बने दो जहां तुम्हारे लिए। दाहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दाहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम का भी इंतखाब और आवाज़ भी बहुत प्यारी, और हमारी इस ट्रांसमिशन को आपने सजाया। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा शहरयार नासिर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे इस ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दोबारा मुलाकात कल करेंगे रमज़ान और हम में। अल्लाह हाफ़िज़।